नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के लाइव चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम पर्यावरण के जो टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दें कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कि पहला प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का टारगेट रहेगा 20 में से 15 प्लस। तो देखते हैं आज कितने लोगों का 15 प्लस होता है। तो अभी तक जिन लोग भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से भाइयों बहनों आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि बगुला भैंस पे क्यों बैठता है। पहला कह रहा है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। दूसरा कह रहा है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। और तीसरा कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करता है। तीसरा कह रहा है बगुला भैंस को डराता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा, बिना कोई फालतू की बकवास किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले आंसर की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बगुला भैंस पे बैठता है, क्यों बैठता है। तो उसका आंसर होगा हमारा पहला, बगुला भैंस पे बैठता है सजीव, यानी जो बगुला होता है वो जो भैंस पे बैठता है उसके ऊपर जो कीटें होती हैं उसको खाता है और उससे जो भैंस होती हैं उसके ऊपर की कीटें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे मनोरंजन से कोई लेना देना नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता। और यहाँ पे कह रहा है भैंस को डरा सकता है, नहीं डरा सकता। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। वर्तिका कहा जाता है, परागकोश, तीसरा पराग, चौथा कह रहा है कि मूलांकुर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है हमारा ये कि एक फूल होता है और जो उसके अंदर संरचनाएं बनी होती हैं। इसकी ये देखिए, इस पर संरचनाएं बनी होती है पतली, फूल के अंदर जो पतली जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके पतली पाउडर जैसी रचनाएं बनी रहती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा तीसरा, पराग कहते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा बहुत ही हर बार पूछा सी टेट में। ये प्रश्न सी टेट में लगभग 3 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार पूछा जा चुका है, 3 बार। हो सकता है 2-2 साल, 1-1 साल के गैप के बाद ये प्रश्न आता है, 3 बार आ चुका है। हो सकता है अगली बार नहीं आया था, इस बार आ जाए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है तीसरा हमारा कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से पानी लाने में फिटकरी डालती है। यानी जो रेखा की माँ है वो रोजाना तालाब से पानी लाती है, उसमें फिटकरी डालती है। क्यों डालती है। पहला कह रहा है कि हल्के निलंबित अवद्रव को अवसादित करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि कठोर जल को मृदुल जल में परिवर्तित करने के लिए। और तीसरा कह रहा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। और चौथा कह रहा है पानी को रंग रहित करने के लिए। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। अभी तक सभी लोगों को पता हो गया कि पानी को रंग रहित करने के लिए, या फिर रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, या अवसादित करने के लिए। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा पहला, हल्के निलंबित अवद्रव को अवसादित। यहाँ पे देखिए कठोर जल, यानी जो घर में जो बर्फ नुमा रहता है उससे। यहाँ पे पानी में मौजूद, यानी घर में जो पानी उससे नहीं है। यहाँ पे देखिए तालाब से संबंध है, तो तालाब से ला रही है तो अवसादित करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो इस आधार पर तीसरे का हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी जो रेत और नमक को अलग करने के लिए 4 प्रक्रियाएं हैं, उसमें से सही क्रम कौन सा है। इन चारों में से सही क्रम कौन सा है। पहला कह रहा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। और दूसरा कह रहा है कि निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन। और तीसरा कह रहा है कि अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। और चौथा कह रहा है कि निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेत और नमक वाला प्रक्रिया वाला ये सीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। तो चौथे का आंसर बताइए कौन सा होगा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मछली के घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है। पहला कह रहा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। और दूसरा कह रहा है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तीसरा कह रहा है मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। चौथा कह रहा है पानी को साफ करने के लिए। तो अपने तर्क का विचार करके जल्दी से इस आंसर को बताइए। 5वें का आप लोगों के पास 6 सेकेंड की ऑप्शन है। 6 सेकेंड में आप लोगों को ये आंसर बताना है 5वें का कि मछली घर में जो हवा पंप रखा जाता है किस लिए रखा जाता है।
जल्दी से बताइए, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, या फिर तीसरे, या फिर चौथे पे? तो पाँचवें का आंसर जल्दी बताइए। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। यहाँ पे देखिए जलीय पौधों की, यानी जो मछली का घर होता है जो आप बनाते हैं उसमें पौधे नहीं होते हैं। और यहाँ पे मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, इससे कोई तात्पर्य नहीं, साफ करने के लिए आप रोज़ पानी बदल सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को घुलने के लिए। तो इस आधार पे हमारा पाँचवें का दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा, देख लीजिए। इस पे आप लोगों को 5 सेकंड मिलेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप, यानी कौन सा समूह है जो निकटतम अपने में आपस में निकटतम रूप संबंधित है। पहला कह रहा है कि लौ, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। और दूसरा कह रहा है लौ, हीमोग्लोबिन, अमीनिया, आंवला। और तीसरा कह रहा है मच्छर, डेंगू, लौ, गुड़। और चौथा कह रहा है कि मच्छर, मलेरिया, अमीनिया। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा छठे का। आशा करते हैं छठे का किसी का नहीं गलत होगा। तो छठे का जल्दी से बताइए। तो छठे का आंसर होगा हमारा दूसरा, लौ, हीमोग्लोबिन, अमीनिया और आंवला। ये देखिए सभी विटामिन हैं। यहाँ पे देखिए लौ है लेकिन मलेरिया अलग हो गया है। यहाँ पे देखिए मच्छर है, डेंगू, लेकिन लौह गुड़ अलग हो गए हैं। यहाँ पे देखिए मच्छर है, मलेरिया, लेकिन अमीनिया अलग हो गया है। तो इस आधार पर हमारा बचा कौन, दूसरा। तो दूसरा हमारा सही है छठे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न यह करा कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। यानी जो मच्छर की पहचान होती है, मलेरिया की, जो मच्छर काटते हैं मलेरिया की, डेंगू हो जाता है, तो उसकी पहचान करने के लिए किसका उपयोग, किसकी पहचान की जाती है, किसके द्वारा पहचान की जाती है। पहला कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। दूसरा रक्त में क्षतिग्रस्त कोशिकाएं। और तीसरा कह रहा है रक्त में मच्छर के लार्वे। और चौथा कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो जल्दी बताइए इसका सातवें का आंसर क्या होगा हमारा। तो सातवें का आंसर बताइए क्या होगा। तो सातवें का आंसर होगा हमारा पहला। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसे ब्लड डॉक्टर निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी जांच करते हैं, उसमें मलेरिया के परजीवियों को देखते हैं, उनके द्वारा संक्रमित जो होती हैं, मलेरिया द्वारा छोड़े जाते हैं, उसके द्वारा होता है। यहाँ पे रक्त की क्षतिग्रस्त, यानी रक्त जो क्षतिग्रस्त है उसकी पहचान नहीं होता, लार्वे नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे लाल कोशिकाओं में मच्छर के अंडे नहीं दे सकते। अंडे जो होते हैं पानी में देते हैं या फिर किसी गंदगी जगह स्थान पे देते हैं। तो इस आधार पे हमारा बचा कौन, पहला। तो पहला सातवें का सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। अपने प्रश्न के उत्तर जल्दी जल्दी दीजिए, आंसर में जल्दी से दीजिए। और कितने फास्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा सीटेट में बैठेंगे तो जल्दी से बताइए। आठवें का प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। इस प्रक्रिया में यह किया जा सकता है, यानी किसकी प्रक्रिया में जो दाना है भूसे से अलग किया जा सकता है किसान। पहला कह रहा है हस्तचयन, थ्रेसिंग, और यहाँ पे थ्रेसिंग होगा। और यहाँ पे कह रहा है निष्पावन, और यहाँ कह रहा है फसल की कटाई। तो जल्दी बताइए कि जो किसान होता है भूसे से दानों को कैसे अलग करता है, हस्तचयन द्वारा, थ्रेसिंग द्वारा, निष्पावन द्वारा, और यहाँ कह रहा है फसल की कटाई द्वारा। तो जल्दी बताइए आठवें का आंसर क्या होगा हमारा। तो आठवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। सभी लोग गांव से सभी लोग समझ रखते हैं, तो सभी लोग पता है कि जो ट्रैक्टर होता है थ्रेसिंग लगा रहता है, उसमें हम गेहूं के बाल को हम धराते हैं, तो उसमें से भूसा अलग होता है, गेहूं अलग होता है। यहाँ पे हाथों द्वारा आप भूसे को दाने से नहीं अलग कर सकते हैं, निष्पावन, यानी उन्हें बीन कर नहीं कर सकते। फसल की कटाई तो होती है लेकिन उसे निकाल नहीं सकते। तो बचा हमारा कौन, दूसरा, थ्रेसिंग के माध्यम से हम जो भूसे से दाने को अलग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। देखते हैं नवा प्रश्न क्या कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हमने आप लोगों को बता चुका है, एक बार बताया था आप लोगों को पर्यावरण की क्लास में। तो इस प्रश्न को लिया है, देखते हैं कितने लोगों का इस बार सही होता है एकदम। कह रहा है एक पुरुष जिसका रक्त O, यहाँ पे एक पुरुष है जिसका रक्त O है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से, ए रक्त वाले समूह से शादी करता है, उसे बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। यानी इनसे O होने की संभावना कितनी है, यानी पुरुष महिला से वो बच्चे जो होते हैं कितने प्रतिशत हो सकते हैं। तो 75% होने की संभावना है, 50%, 100%, 25%। तो ये प्रश्न आप लोगों को बता दिया गया है, आंसर भी बताया गया है पहले क्लास में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा। आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर O है, A है, O है और A है, तो A होने की संभावना करना, अगर O से O रखा जाए तो O2 होगा, और A2 होगा। तो अगर A कट गया तो बचा कितना, O, और तो दोनों में 25% होगा, तो उनको जोड़ दिया जाएगा। अगर 25 + 25 कर दिया जाए तो होगा कितना, 50%। इस आधार पे हमारा दूसरा सही है नौवें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर।
देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पोलियो का कारण क्या है। पहला कह रहा है जीवाणुओं द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, कीट द्वारा। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसके कारण से होता है पोलियो। जीवाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण, कवक और कीट के द्वारा। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, विषाणुओं के द्वारा पोलियो हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जल्दी से आप लोग आंसर देते चलिए, सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग जल्दी। तो 11वें का आंसर क्या होगा हमारा। 11वें का प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। कह रहा है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस रंग में सबसे अधिक होता है। नीला में, पीला में, लाल में, हरा में। तो जल्दी बताइए 11 का आंसर हमारा क्या होगा कि किस जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के माध्यम से, तो किसके माध्यम से किस रंग में सबसे अधिक होती है। मान लीजिए सूरज है और यहाँ पे पौधा है, तो जो इसका जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस रंग में अधिक होता है। तो जल्दी बताइए 7 रंग होते हैं, तो इसमें से कौन सा कलर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। नीला, पीला, लाल, हरा। तो जल्दी बताइए 11 का कौन सा होगा हमारा। तो 11 का आंसर होगा हमारा लाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि जल जनित रोग है, कौन सा जल जनित रोग है। पहला कह रहा है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता और मस्तिष्क ज्वर। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 12वें का, कि जो जनित रोग होता है किसके द्वारा था। अतिसार के द्वारा, छोटी माता का, रक्ताल्पता और यहाँ पे मस्तिष्क ज्वर। तो इसका आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। तो आशा करते हैं सभी लोगों का आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा अतिसार। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। छोटी माता जो होती हैं ये गंदे पानियों से होती है, रक्तता जो होती है ये बुखार से होता है, और मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये काला ज्वर भी कहा जाता है। इसे मलेरिया के द्वारा होता है मस्तिष्क ज्वर। तो बचा हमारा कौन, पहला। तो पहला हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। जो लवण होता है वो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। पहला कह रहा है कि हाइड्रोस्कोपिक लवण, और तीसरा कह रहा है एनहाइड्रेशन लवण, और तीसरा कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक लवण, और चौथा कह रहा है कि हाइड्रोफोबिक लवण। तो जल्दी बताइए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। आज बस प्रश्नों को फटाफट करते चलेंगे कि कितना आप लोगों के पास अगर 30 मिनट में प्रश्न करने हैं आप लोगों को तो कितने जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए 13वें का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए 13वें का। तो 13वें का आंसर होगा हमारा पहला, हाइड्रोस्कोपिंग हाइड्रोस्कोपिंग। इसके द्वारा हमारा लवण की जल से अवशोषित करने की क्रिया कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित किसके द्वारा होता है। सभी पौधों के द्वारा होता है, सभी जंतुओं और पौधों के द्वारा होता है, सभी हरे पौधों के द्वारा होता है, और कह रहा है कि वायरसों के द्वारा होता है। तो जल्दी बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं 14वें का सभी लोगों को पता होगा। 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है संपादित होता है किसके द्वारा, सभी पौधों के द्वारा होता है, सभी जंतुओं और पौधों के द्वारा होता है, सभी हरे पौधों के द्वारा होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 14वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, सभी हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ पे सभी पौधे दिया है तो उसमें तो निर्जीव भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सभी जंतु और पौधे, जंतु नहीं, जंतु जो होते हैं शोषण क्रिया करते हैं, पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, इसलिए सभी हरे पौधों द्वारा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख ले रहे हैं। तो 15वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे बाहर कौन सी गैस निकालते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 15वें का। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा 15वें का कौन सा होगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। प्रकाश जो वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर। 5 सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। जो मनुष्य होते हैं वो नाइट्रोजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन अपने कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा हमारा, और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बचा पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन
निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। पहला कह रहा है हमारा श्वसन प्रजनन, और दूसरा कह रहा है माइक्रोकांडिया तथा सेंट्रोसोम, और तीसरा कह रहा है क्लोरोफिल तथा रसधानी, और चौथा कह रहा है केंद्रक तथा कोशिका कला। तो जल्दी से बताइए इसका 16वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 16वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, जो क्लोरोफिल होता है, रसधानी होता है, ये पौधों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पौधों और जंतुओं के द्वारा अलग करता है। जो जंतु होते हैं ये रसधानी और क्लोरोफिल के काम करते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं। यहाँ पे देखिए श्वसन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, सभी करते हैं। माइक्रोकांडिया, सेंट्रोजी, ये भी दोनों होता है। केंद्रक होता है, कोशिकाएं। तो इस स्थान पे हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कह रहा है कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होता है। कह रहा है कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अमुक्त होता है। यहाँ पे अमुक्त की बात कर रहा है। कह रहा है कि 573 किलो कैलोरी, यहाँ पे कह रहा है 673 किलो कैलोरी, और यहाँ पे कह रहा है 28 किलो कैलोरी, और चौथा कह रहा है कि 746 किलो कैलोरी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 17वें का सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा जो होती है अवमुक्त होती है, यानी छोड़ी जाती है। तो कितनी कैलोरी छोड़ी जाती है। पहला कह रहा है कि 573 किलो कैलोरी, और यहाँ पे 673, यहाँ पे कह रहा है 28 किलो कैलोरी, यहाँ पे कह रहा है 740। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका 17वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 17वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, 28 किलो कैलोरी। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न हो सकता है आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न ये कह रहा है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, जो धूम्रपान यानी जो सिगरेट पीते हैं लोग या बीड़ी पीते हैं, उससे होने वाला रोग कौन सा है। तपेदिक होता है, यानी बुखार, कैंसर जो सड़न पैदा हो जाती है, ठीक नहीं होता है, अल्सर जो फोड़ा उड़ा जाता है उसे अल्सर कहा जाता है, अनिद्रा यानी नींद न लगना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। किस पे जा रहे हैं आप लोग, पहले पे, दूसरे, तीसरे या चौथे पे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर होगा कि धूम्रपान करने से कौन सा प्रमुख रोग होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए 18वें का आंसर कौन सा होगा हमारा। तो 18वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, कैंसर होता है। जो फेफड़े में जम जाता है उससे कैंसर हो जाता है। मुंह में देखते हैं आप लोग सड़न हो जाती है, या फिर मुंह में जो रोग हो जाता है उससे सड़ने लगता है और उससे कैंसर बन जाता है। इसी आधार पे हमारा धूम्रपान से जो आंसर होगा वो कैंसर का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्रामावस्था में, विश्राम यानी सोते समय या एकदम स्वस्थ मनुष्य है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट धड़कन होती है। यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो जो विश्राम करता है तो उसका जो धड़कन होती है कितनी बार धड़कता है। 72 बार, 70 बार, 80 बार, 105 बार। यहाँ पे विश्राम की बात कर रहा है, याद रखिएगा विश्राम की बात कर रहा है, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा है। विश्राम के समय स्वस्थ मनुष्य की हृदय कितनी बार के प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 72 बार, 70 बार, 80 बार या फिर 105 बार। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए 19वें का आंसर। आशा करते हैं 19वें का आंसर आपको पता होगा। तो 19वें का आंसर होगा हमारा 72। अगर आप लोगों को अगर दे दिया जाए कि 70 से 80 के बीच में दे दिया जाए, या फिर 80 से 90 के बीच में दे दिया जाए, या फिर 60 से 70 के बीच में दे दिया जाए, तो आप 70 से 80 को ही मारिएगा, क्योंकि 72 से 80 के बीच में ही होगा। 70 से 80 जो होता है 72 के बीच में आता है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो चलिए जो लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या फिर नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देख रहे हैं, हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनियम करा के अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यानी जो बाहर से जो विटामिन या फिर जो जल लेते हैं पीते हैं हम लोग, उसको अमोनिया में यूरिया में बदलना, जो अमोनिया है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या बदलता है, यकृत बदलता है, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या हुआ कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, फेफड़े के द्वारा और हृदय के द्वारा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सभी लोग। और आज के प्रश्न जो थे टॉप 20 प्रश्न
कितने अच्छे थे इसको ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन भाइयों ने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगी। एक हमने टेलीग्राम पे नया चैनल बनाया है जो उसका नाम है कि ओनली PDF, उस पर आप लोगों को बस PDF ही मिलेगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास अच्छी होगी। तो कल के लिए हम मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।